नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 22 जुलाई 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का पहला न्यूज़, पैंडेमिक ऑर्फन 1.2 लैक्स इन इंडिया, लैंसेट स्टडी। देखिए, द लैंसेट द्वारा किया गया एक स्टडी के हिसाब से 1.19 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया लॉस देयर प्राइमरी केयर गिवर। प्राइमरी केयर गिवर मतलब जो उनका देखभाल करता था, उनका केयर करता था। तो वो कौन हो सकता है? या तो पेरेंट होगा या तो एक कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट होगा, वही इनका देखभाल करेंगे ना, और कोई थोड़ी ना करेगा। अब देखिए, इंडिया में 1.19 लाख चिल्ड्रन को अपने प्राइमरी केयर गिवर लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ये जो डेथ बोल रहा है ये कोविड-19 की वजह से हुआ है, ठीक है। प्लेसिंग द कंट्री एट थर्ड स्पॉट आफ्टर मेक्सिको एंड ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो अपने पेरेंट्स या कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स लॉस हुआ है, ये मेक्सिको में है, वो 1.4 लाख है, एंड ब्राज़ील में 1.3 लाख है, ठीक है। ग्लोबली ये फिगर देखा जाएगा तो पूरे दुनिया में मार्च 1 2020 से लेके अप्रैल 30 2021 तक 11.34 लाख बच्चे जो है अनाथ हो गया है। मतलब इनके प्राइमरी केयर गिवर लॉस हुआ है, इनका डेथ हुआ है बेसिकली। चिल्ड्रन हु लॉस्ट एइदर ए मदर और ए फादर वेर 10.42 लाख। अगर एक पेरेंट, मदर या फादर, इनका लॉस देखा जाएगा तो ये टोटल दुनिया में 10.42 लाख है, इंडिया में 1.16 लाख है। ये डाटा अलग है, ठीक है। द स्टडी डेवलप एस्टिमेट्स ऑफ पैंडेमिक एसोसिएटेड ऑर्फनहुड एंड केयर गिवर डेथ्स यूजिंग एक्सेस मोर्टैलिटी एंड डेथ्स फॉर 21 कंट्रीज दैट अकाउंटेड फॉर 76.4% ऑफ ग्लोबल डेथ। देखिए, इन्होंने पूरा 21 कंट्रीज में सर्वे किया है, दैट अकाउंटेड फॉर 76.4% ऑफ ग्लोबल डेथ। मतलब वही 21 कंट्रीज को इन्होंने सेलेक्ट किया है जो 76.4% ऑफ ग्लोबल डेथ को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। वो भी मार्च 1 2020 से अप्रैल 30 2021 तक। आप देखिए दोस्तों, इस डाटा में मतलब ये जो थर्ड पोजीशन इंडिया को दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, दो इंडिया रैंक्स थर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स, इट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ प्राइमरी केयर गिवर। अगर आप रेट ऑफ लॉस देखोगे ना, तब पर 1000 में इंडिया का 0.3 बच्चों को अपना पेरेंट्स लॉस हुआ है, मच लेस देन अदर कंट्रीज। अगर आप साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, ईरान, यूएस, अर्जेंटीना एंड रशिया से कंपेयर करोगे, इंडिया उनसे काफ़ी नीचे है। तो इंडिया को ये थर्ड स्पॉट क्यों मिला है? अब सबको पता है, इंडिया में पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है, इसलिए ये 1.19 लाख वाला डाटा मिला है और इंडिया थर्ड स्पॉट में आ गया है। वैसे अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ देखोगे पर 1000 में इंडिया का 0.3 है, मच लेसर देन सम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में काम आएगा। अगला न्यूज़ है, इंडिया इज पार्टी टू 26 बायलैटरल पैक्ट्स टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग। देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है, ये पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिप्लाई दिया है। इंडिया 26 बायलैटरल पैक्ट साइन किया है, 15 MOU साइन किया है, एंड 2 एग्रीमेंट्स ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी साइन किया है विद डिफरेंट कंट्रीज फॉर कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो नार्कोटिक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, जितने भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हो गया, वो सबके इलिसिट ट्रैफिकिंग जो स्मगलिंग होता है, वो सब कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स, MOUs वगैरह साइन किया है, राइट। एंड बिसेट्स केमिकल प्रीकर्सर्स अकॉर्डिंग टू MHA रिप्लाई इन लोकसभा। अब ये केमिकल प्रीकर्सर्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, केमिकल प्रीकर्सर्स वही होता है जो ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तरह तरह की जो ड्रग्स होते हैं ना, LSD, हेरोइन, ठीक है, हैशिश, आप सब सुने होंगे, अलग अलग तरीके का ड्रग्स आते रहते हैं मार्केट में। तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसको केमिकल प्रीकर्सर्स बोलते हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोऑर्डिनेटेड विद वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। देखिए, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है ना, ये मैक्सिमम ट्रांसनेशनल होता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है इसको। रिसेंटली मैंने आपको बोला था ना, अफगानिस्तान में कई एरिया में ये ओपियम कल्टीवेशन होता था करके, और ब्रिटिश ने ये कंप्लेन भी किया था कि उधर जो ड्रग्स पहुंचता है, इसमें मैक्सिमम अफगानिस्तान से इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है करके, वो अलग बात है। देखिए, हमारे देश में एक एजेंसी है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ड्रग्स से रिलेटेड या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब मॉनिटर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, शार्प विजिल, इफेक्टिव सर्वेलेंस, पब्लिक कोऑपरेशन, सोर्स बेस्ड इंटेलिजेंस, सेंसिटाइजेशन ऑफ फील्ड ऑफिशियल्स एंड एसोसिएटेड मेजर्स, इन सब चीज़ें गवर्नमेंट ने किया है ड्रग ट्रैफिकिंग को अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है।
had resulted in a gradual increase in the registration of a number of drug trafficking related cases in the country. तो गवर्नमेंट ने शार्प विजिल किया, इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, पब्लिक ऑपरेशन के साथ सोर्स बेस्ड इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जितने भी काम किया है, इससे क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग रिलेटेड केस, मैक्सिमम ड्रग ट्रैफिकिंग केस कोने कोने से रिपोर्ट होने लग गया। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि धीरे धीरे करके इंडिया में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो कंट्रोल में आ रहा है। फॉर कोऑर्डिनेशन एमंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, नर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2016 में। ये जो नर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में एनकोड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दिस एनकोड सिस्टम हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड इनटू ए 4 टायर स्कीम। देखिए दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा 3 टायर स्कीम, 4 टायर स्कीम्स करके। ये क्या होता है, देखिए जब एक पर्टिकुलर स्कीम नेशनल लेवल से स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से तालुक लेवल से विलेज लेवल, इस तरह जाता है ना, इसी को टायर स्कीम बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो 4 टायर स्कीम मतलब क्या हो गया, अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट यही हो गया, ठीक है। ऑन जुलाई 29, 2019 फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ विच एनसीबी हैज कोऑर्डिनेटेड, एनसीबी ने कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए। सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज का, ब्रिक्स का है जो हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, एक कोलंबो प्लान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, ठीक है। एशियन सीनियर ऑफिशियल्स ऑन ड्रग मैटर्स है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीम्स्टेक, तो बीम्स्टेक के साथ भी किया है, एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोऑर्डिनेट किया है। इसके अलावा एक ई पोर्टल लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, सिम्स करके, ठीक है। सिम्स मतलब सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ पैन इंडिया ड्रग सीजर डेटा, मतलब देश के कोने कोने से जो ड्रग सीज करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, मतलब स्टेट पुलिस को भी ये पावर दिया हुआ है, स्टेट पुलिस को भी एक पावर है, कहीं भी अगर ड्रग्स किसी ने फ़ोन करके इनको इन्फॉर्मेशन दिया इधर ड्रग्स बेच रहा है या कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो वो भी जाके पकड़ सकता है। बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हैंड ओवर करते हैं केस, ठीक है। एंड इंडिया में जो अथॉरिटी है नारकोटिक्स कंट्रोलिंग के लिए वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है जिसको NDPS एक्ट बोलते हैं, राइट। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको बाइलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में काम आ सकता है। अगला न्यूज़ है, यूनेस्को स्ट्रिप्स लिवरपूल ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रहता है, हर कंट्री में है। 3 तरह का साइट्स होता है, एक नेचुरल साइट्स, एक कल्चरल साइट्स और एक मिक्स साइट्स। इंडिया में भी कई सारे साइट्स हैं, मेरे हिसाब से करीब 38 है इंडिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए दोस्तों, लिवरपूल इंग्लैंड का एक सिटी है। वैसे लिवरपूल सबसे ज़्यादा जाना जाता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब से, पर लिवरपूल एक सिटी है, एक कल्चरल सिटी है इंग्लैंड में, काफ़ी हिस्ट्री कहता है लिवरपूल। देखिए इंग्लिश सिटी ऑफ लिवरपूल को यूनेस्को ने अपना लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उधर सर्वे किया तो न्यू बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग ए फुटबॉल स्टेडियम अंडरमाइन देयर अट्रैक्टिवनेस ऑफ विक्टोरियन डॉक्स। देखिए मैंने बोला था हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस है लिवरपूल में, तो विक्टोरियन डॉक्स है, इसी के कारण एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है विक्टोरियन डॉक्स। अब इसी के कारण उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो दिया था। पर अभी क्या है, उन विक्टोरियन डॉक्स के साथ साथ इंग्लैंड ने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बनाया है उधर, इंक्लूडिंग ए फुटबॉल स्टेडियम बनाया है। तो यूनेस्को का कहना है ये जो विक्टोरियन डॉक्स का अट्रैक्टिवनेस है ये इसकी वजह से चला गया, इसलिए उसको रिमूव कर लिया। लिवरपूल वाज नेम्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2004 में किया था, जॉइनिंग कल्चरल लैंडमार्क सच एज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कई सारे फेमस बिल्डिंग्स है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हमारा ताजमहल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। सिटी इज ओनली 3rd प्लेस टू बी रिमूव्ड फ्रॉम प्रेस्टिजियस लिस्ट, ठीक है। तो ऐसा 3rd प्लेस है जो यूनेस्को अपना प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव कर रहा है। After voting China by members of its World Heritage Committee, UNESCO said on Twitter that Liverpool should be deleted from the International Cultural Organization list. तो इनका एक वोटिंग होता है, उसके साथ ये हुआ है। The heritage label gives historic sites access to UN conservation funding as well as featuring in tourist guidebooks across the world. देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आने से कई सारे फायदा है। एक तो यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन फंडिंग मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए, और जितने इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड बुक्स रहते हैं ना दोस्तों, इसमें इस साइट का नाम आ जाता है। इससे क्या होगा, टूरिज्म
इंक्रीज होगा, ज़्यादा इनकम मिल जाएगा जिस स्टेट में वो है। द थ्रेट ऑफ बीइंग डीलिस्टेड वाज हैंग ओवर लिवरपूल सिंस 2012 आफ्टर यूनेस्को वार्न्ड दैट न्यू बिल्डिंग्स आर चेंज द सिटी स्काईलाइन एंड वाज डिस्ट्रॉइंग द हेरिटेज वैल्यू। देखिए 2012 से ये थ्रेट लिवरपूल के ऊपर था, यूनेस्को ने पहले ही उनको वार्न किया था, 9 साल पहले ही वार्न किया था, आप इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स बना रहे हो, ऊपर से फुटबॉल स्टेडियम्स बना रहे हो, तो इसकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए अदर रिमोट साइट्स कौन कौन सा है। Only other site stripped previously of the title है वाइल्ड सेंचुरी इन ओमान इन 2007 आफ्टर पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। देखिए मैंने बोला था ये थर्ड हो रहा है लिवरपूल, इससे पहले ओमान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसको यूनेस्को ने 2007 में रिमूव किया था। क्यों? उधर पोचिंग सबसे ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, पोचिंग मतलब जो मारते हैं ना, कभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी जानवरों को मारते हैं, तो पोचिंग, और कभी कभी एनिमल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इनके जो कभी कभी एलिफेंट को मारते हैं अपने टस्क के लिए, वन हॉर्न राइनोसरस को मारते हैं टस्क बेचने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में इस सब का रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको पोचिंग बोलते हैं। दूसरा है हैबिटेट लॉस, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हैबिटेट जब लॉस हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो ये सब की वजह से ओमान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीलिस्ट किया था। और ड्रेसडेन एल्बे वैली इन जर्मनी 2009 व्हेन ए 4-लेन मोटरवे ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। एक ड्रेसडेन एल्बे वैली था जर्मनी में, तो जर्मनी वालों ने क्या किया, एक 4-लेन मोटरवे ब्रिज बना दिया वो रिवर के ऊपर। जिस वाली है इस रिवर के साथ, ड्रेसडेन एल्बे वाली, उस रिवर के ऊपर उन्होंने एक 4-लेन मोटरवे ब्रिज बना दिया, तब इनको भी रिमूव कर लिया। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए। दैट इज लिस्ट बाय यूनेस्को फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई भी एक जगह को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है तो उसको एक स्पेशल कल्चरल, फिजिकल या हिस्टोरिकल स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस चाहिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो एक कमेटी है, वही मेंटेन करते हैं इनका वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंदर। अब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू एंकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन। देखिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है हिस्टोरिकली कल्चरली इंपॉर्टेंट जो जगह है उनको प्रिजर्व करके रखना है, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, दिस इज एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल ट्रीटी कोड। देखिए एक ट्रीटी है, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972। ये सब ध्यान दीजिएगा, इस कन्वेंशन या इस इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू यूनेस्को ये सब काम कर रहा है। अब इंडिया के बारे में, इंडिया हैज 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट इंक्लूड 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड 1 मिक्सड साइट। ठीक है, इंडिया में 38 है, मैंने सही बोला था, इसमें कल्चरल 30 है, नेचुरल 7 है एंड एक मिक्सड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो एक मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन सा है और कहाँ है। मैंने काफ़ी बार क्यूज में ये बताया है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट में काम आएगा। अगला न्यूज़ है इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अप्रूव किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। देखिए अब सबको पता है लद्दाख जो एक न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी है, तो इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है लद्दाख का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये एक न्यू एस्टैब्लिशमेंट है। प्रेजेंटली देयर इज नो सच सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन विद द न्यूली फॉर्म यूटी ऑफ लद्दाख। तो अभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लद्दाख में, इसलिए इस तरह की एक मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन लॉन्च किया है। देखिए मल्टीपर्पज मतलब ये सारे सेक्टर में काम करेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जहां ये कॉर्पोरेशन का हाथ होगा। देखिए इट विल वर्क फॉर इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। कॉर्पोरेशन विल ऑल्सो वर्क एज मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट ये सब में तो है ही, इसके अलावा उधर के कंस्ट्रक्शन एजेंसी में भी एक कॉर्पोरेशन का हाथ होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिकली रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये ऐसा एक कॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है लद्दाख के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ये जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट विल रिजल्ट इन इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? देखिए लद्दाख की जनता जो भी सेक्टर में काम करता है उन सब सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये कॉर्पोरेशन द्वारा कई सारे स्कीम्स लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट will be multi-dimensional. It will help in further development of human resources and better utilization thereof. It increases domestic production of goods and services that will facilitate smooth supply. ठीक है, domestic production of goods. तो basically कहना ये चाह रहा है ये अप्रूवल will help in realizing the goal of आत्मनिर्भर भारत.
गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत वाला बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन वाला पॉलिसी है उसको अचीव करने में भी ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हेल्प करेगा, ये बोल रहा है। इसकी बैकग्राउंड देख लीजिए, मतलब कैसे ये बना था। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में पास हुआ था, जिससे ये एक्सिस्टेंस में आया था, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी बैठा था अंडर सेक्शन 85 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2091 for making recommendations regarding the apportionment of the assets and liabilities of the erstwhile state of Jammu and Kashmir between the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of लद्दाख। बेसिकली एक रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक एडवाइजरी कमेटी बैठा था इनके जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको ठीक तरह से बांटने के लिए, और इन एडवाइजरी कमेटी ने फाइनली रिकमेंड किया था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए इस तरह के एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एक यूनियन टेरिटरी में है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अनिटको बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सेंड ए प्रपोजल टू मिनिस्ट्री ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फॉर कॉर्पोरेशन, वो वही है एडवाइजरी कमेटी जैसे रिकमेंड किया तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने मिनिस्ट्री को ये प्रपोजल दिया। तो फाइनली कमिटी ऑन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है, सॉरी विच वाज रिकमेंडेड बाय कमिटी ऑन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिकमेंड किया, फाइनली कैबिनेट कमेटी ने चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ने ये अप्रूव किया है, राइट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है कैच द रेन प्रोजेक्ट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2019 में एक जल शक्ति अभियान लेके आया था और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जल शक्ति अभियान फेज 2 लॉन्च किया था, पर यह हो नहीं पाया क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया था इसकी वजह से। अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी जारी रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, कैच द रेन, विथ टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा क्या है ये। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू नट्स द स्टेट्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स। अब देखिए स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, अब काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़े होंगे। देखिए स्टेक होल्डर्स का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को एंड स्टेक होल्डर्स को ये बोल रहा है टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोल रहा है। मतलब प्री मानसून एंड मानसून पीरियड में जितने बारिश होगा, जितने पानी आपको मिल रहा है उसको आप हार्वेस्ट करो, कंसर्व करो, स्टोर करके रखो, ताकि जब ड्रॉट होगा तब यूज़ करने के लिए। अब राजस्थान जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन होता है। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है, पर मेरा एक दोस्त है वो मुझे ये बोलता था, वो राजस्थान का था, वो ये बोलता था राजस्थान में पानी की कमी तो है पर राजस्थान में कोई भी आदमी बिना पानी का नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। वो बोलता है ना दोस्तों, जिसको एक चीज़ ज़्यादा मिलते है उनको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है। अब जिनके पास नहीं है ना, उनको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कितना कीमती चीज़ होती है। इसलिए वो लोग अच्छी तरह रेन जब होता है हार्वेस्ट भी करते हैं और पानी कंसर्व करके रखते हैं, इसलिए उनको कभी कोई मुश्किल नहीं होता है पानी का, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भी ऑब्जेक्टिव वही है, आप जब भी बारिश होती है उसको कैच करो, स्टोर करो, हार्वेस्ट करके रखो, ठीक है। वैसे देखिए जल शक्ति अभियान में कैच द रेन कैंपेन एक्चुअली लॉन्च किया था 22 मार्च 2021 जब वर्ल्ड वाटर डे था। वर्ल्ड वाटर डे कब है? 22 मार्च को। अब देखिए ये जो कैच द रेन हो रहा है, दिस टेकन अप एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैंपेन ऑफ 2019, ठीक है, जो 1592 ब्लॉक्स आउट ऑफ 2836 ब्लॉक्स इन 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड था। आप देखिए इसमें एक अच्छा स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हिसाब से, है कि नहीं? वही समझ में आ रहा है ना आपको भी? तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। कभी कभी एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा, देयर आर 500+ वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। ट्रू और फॉल्स? हो गया ना, 256 है, ये तो मिनिस्ट्री के हिसाब से है। अब देखिए ये जो कैच द रेन कैंपेन है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिकली क्या क्या करना चाहिए। एक तो क्रिएशन ऑफ न्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से यह सब बोला है करने के लिए। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपको नया बनाना है, अगर नया बनाना है तो, अगर पुराना है तो उसका मेंटेनेंस करो। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेपल्स अगर है उसको रिवाइव करो,
जो बहुत पुराना होता है। एन्यूमरेशन, जियो टैगिंग, मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब जितने वाटर बॉडीज आपकी जगह में है, डिस्ट्रिक्ट में है या स्टेट में है, उसका एक डाटाबेस बनाओ, जियो टैगिंग करो ताकि जल्दी पता करने के लिए कहाँ कहाँ पे है। रीयूज एंड रिचार्ज ऑफ बोरवेल, जितने बोरवेल से उसको यूज करते रहो, एंड अगर पानी नहीं है तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए क्या क्या चाहिए वो सब करो। वाटरशेड जितने उसका डेवलपमेंट करो। इंटेंसिव अफोरेस्टेशन, प्रिपरेशन ऑफ साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन प्लान्स। देखिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनका राय लेके आप साइंटिफिकली वाटर कैसे कंजर्व किया जाता है वो सब करो। अफोरेस्टेशन करो, ज़्यादा पेड़ लगाओ। सेटिंग अप ऑफ जल शक्ति केंद्रास आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैंपेन। ठीक है, जल शक्ति केंद्रास भी सेटअप करना, ये भी पार्ट ऑफ द कैंपेन है। राइट, तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में एंड कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में काम आएगा। अगला न्यूज़ है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर ग्वालियर एंड ओरछा। अब मैं ओरछा सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, माफ़ कीजिएगा अगर गलत है तो। मध्य प्रदेश में ग्वालियर एंड ओरछा सिटीज़ हैव बीन सेलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। देखिए यूनेस्को द्वारा और एक प्रोजेक्ट की बात किया जा रहा है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। ये 2011 में शुरू किया था फॉर द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज बाय प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो जितने भी हिस्टोरिकल सिटीज़ है ना उनका वेल प्लान डेवलपमेंट करना, एंड जितने कल्चर एंड हेरिटेज है उधर का उसको प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि ये सब सिटीज़ जो है बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उनके जो कल्चर एंड हेरिटेज जो है उसको तोड़ना नहीं है, तो ये इनका प्लान है। इसलिए ग्वालियर एंड ओरछा को यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में डाल दिया है। 6 सिटीज ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग अजमेर एंड वाराणसी इन इंडिया आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। आप देखिए टोटल साउथ एशिया में कितना हो गया, अभी 8 हो गया, इंक्लूडिंग अजमेर, वाराणसी, अब नया 2 आ गया ओरछा एंड ग्वालियर। तो इंडिया में से 4 हो गया ना, अजमेर, वाराणसी, ओरछा एंड ग्वालियर। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द सिटीज विल बी प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को। अब यूनेस्को डिसाइड करेगा इन सिटीज को कैसे डेवलप करना है और मैनेज करना है। प्रोजेक्ट विल हेल्प मध्य प्रदेश टूरिज्म टू गेट ए न्यू डायमेंशन। ऑब्वियस ही बात है, मध्य प्रदेश टूरिज्म को ये बहुत हेल्प करेगा। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो बी क्रिएटेड अलॉन्ग द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो 100% उसकी सहायता से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को फुल केयर ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस, नेचर एज वेल एज हेरिटेज ऑफ द सिटीज विल बी सस्टेनेबली डेवलप्ड। ये तो यूनेस्को का काम है। देखिए ये प्रोजेक्ट जैसे इम्प्लीमेंट होगा ना, उस सिटी का हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, नेचर एंड हेरिटेज विल बी सस्टेनेबली डेवलप्ड। सस्टेनेबली डेवलप मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलप मतलब वो होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को आपको ख़राब नहीं करना है। कोई भी चीज़ को आप जब डेवलप करते हो आने वाले जनरेशन्स को भी वो यूज़ करना है, ये सोच के करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके डेवलपमेंट के चक्कर में आप बाकी सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। आने वाली जनरेशन, हमारे बाद भी तो एक जनरेशन होगा ना, उनके लिए कुछ नहीं बचा के रखा है। तो सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना है, ये सब यूनेस्को का काम है। ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट में और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, 11 मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग हेल्ड। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्या है। बेसिकली मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एक 6 मेंबर कंट्रीज का कोऑपरेशन है, जिसमें इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम है। इनके 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन सा है? टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए मेकोंग गंगा नाम कहाँ से आया? देखिए मेकोंग एंड गंगा दोनों रिवर का नाम है। अब इंडिया में एक मेजर रिवर है गंगा, एंड मेकोंग जो है ये जो 5 कंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट रिवर है। आप देखिए मैप में मेकोंग रिवर आपको दिख रहा है, चाइना से शुरू हो रहा है, इसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन 5 कंट्रीज के थ्रू अंदर से ये फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए मेकोंग गंगा कोऑपरेशन नाम दिया है। अब देखिए 11th मीटिंग हुआ है इसका, तो सबसे बड़ा एजेंडा कौन सा था? जयशंकर साहब अटेंड किए थे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इन्होंने ये बोला है कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स टू इफेक्टिवली डील विद ऑन गोइंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो सबसे बड़ा एजेंडा तो कोरोना वायरस पैंडेमिक ही था, उसके अगेंस्ट हमें कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए। इंडिया कंसिडर्स मेकोंग रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड हैंस सीक्स ए मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट विद मेकोंग कंट्रीज। इंडिया वांट्स टू आइडेंटिफाई न्यूअर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो ऑलरेडी 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मैंने आपको बोला, टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इंडिया इस मेकोंग गंगा कोऑपरेशन को एक मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट की तरह देखते हैं। इंडिया बोल रहा है हमें न्यूअर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लेके आना है, सो दैट हमारे बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाना है। ठीक है,
इंडिया ने ये भी बोला है, इंडिया वांट्स टू प्रमोट बेटर कनेक्टिविटी इन दिस रीजन थ्रू इकोनॉमिक, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ाना इंडिया चाहते हैं, उसके लिए भी जो कुछ भी करना है वो भी हमें करना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, इस तरह की मीटिंग्स में ये सब बातें होती रहती है, नॉर्मली यही सब बातें होती है। थोड़ी बोलेगा हम नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें जो प्लान में है वो करेंगे, वो होता नहीं है, कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इन द मीटिंग finding ways to fight against the pandemic through better MGC partnership was reflected upon. As Jaishankar said that partner nations need to work together in addressing the crisis. तो कोरोना वायरस पैंडेमिक तो सबसे बड़ा एजेंडा था, मैंने आपको बता दिया। तो इसको टैकल करने के लिए पार्टनर कंट्रीज के बीच में जो कुछ भी एक्शंस करना चाहिए वो सब करना है, ये बोला है जयशंकर साहब ने। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बाइलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में आपको ये पर्टिकुलर। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको आज के न्यूज़ समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।